नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी मैथमेटिका पर। तो साथियों, आपको पता है कि मैथ ऑप्शनल खत्म कर दिया गया है। यूपी और बिहार दोनों में, राजस्थान मध्य प्रदेश में पहले से ही खत्म कर दिया गया था। तो बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बच्चों को जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, सिलेबस लगातार चेंज होते जा रहा है। तो नए कॉन्सेप्ट और नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक तरीके से आपके लिए वीडियोज लाया है। तो देखिए किस तरह के कोर्सेज मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहला रहेगा सीसैट का। उसी तरह से एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी 10th लेवल के मैथमेटिक्स है। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। इस तरह के और भी परीक्षाएं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया। तो इन सब परीक्षाओं में जो गणित में दिक्कतें आती हैं, आपको इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए, नए नए सीरीज लेके आया जाएगा। आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आप थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सीसैट का जो 2023 का पेपर हुआ था, तो उसके प्रश्नों को लेकर चलते हैं। तो देखिए इसमें जो है मैं सेट ए लेके चल रहा हूँ। सीसैट में जो 2023 का परीक्षा हुआ था उसका सेट ए जो है, उस सेट ए को लेकर के चल रहे हैं। ये वीडियो लगभग 2 से 3 पार्ट में होगा। इसका कारण ये है कि एक वीडियो में सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सीसैट में 53 क्वेश्चन जो थे मैथ एंड रीजनिंग से थे, मैथ एंड रीजनिंग से थे। उसके बाद 27 जो प्रश्न थे आपके कॉम्प्रीहेंशन से थे, कॉम्प्रीहेंशन से थे, ठीक है। तो ये 53 क्वेश्चन है, उसको तो मैं डील करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट हैं, मैं इसके लिए एक टीचर आपके लिए लेकर के आऊंगा। पूरा एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूं। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका भरपूर प्यार चाहिए। एकदम इतना फैला दीजिए वीडियो को कि मेरा भी उत्साह 4 गुना हो जाए और मैं रोज नए तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आऊं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों से। देखिए सीसैट 2023 में जो पहला प्रश्न था वो चौथा प्रश्न था, मतलब 4 नंबर जो क्वेश्चन था सीसैट का वो मैथ से रिलेटेड था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मैथ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कॉमन सेंस लगाना सिखाऊंगा। क्योंकि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कॉमन लॉजिक होना चाहिए। तो जितने भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए 53 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 53 में से लगभग 7-8 प्रश्न थोड़े से कठिन प्रवृत्ति के थे, 7-8 प्रश्न जो थे मीडियम थे, बाकी 30 से 35 प्रश्न बिल्कुल आसान थे। आप देखेंगे कि उसमें किसी फॉर्मूले, किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, मतलब 5वीं 6वीं के बच्चा भी अगर थोड़ा सा सोचने का तरीका बदले तो इन प्रश्नों को कर सकता है। तो आपको अपनी सोच बदलनी है। सोच जैसे ही बदलेगा, आपकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी, वैसे ये प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चौथा प्रश्न जो है उससे। चौथा प्रश्न ये है, कह रहा है कि राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफेद जूते और 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे से यादृच्छिक रूप से एक एक कर, और कह रहा है कि बिना उसे वापस किए हुए एक एक करके निकालता है और उसको वापस नहीं रखता है, मतलब एक डब्बे में से एक जूता निकाले तो उसको वापस नहीं करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे। अब बात को समझो मेरे भाई, आपके पास अगर कॉमन सेंस है तो आप ये बताओ कि इसमें क्या है। 10 जोड़े हैं लाल जूते, 10 जोड़े लाल जूते, ठीक है। 9 जोड़े क्या है, 9 जोड़े सफेद जूते हैं, और उसके बाद 8 जोड़े क्या है, काले जूते, यही है ना। 8 जोड़े क्या है, काले जूते हैं।
तो देखिए कितना है, 10 जोड़ा मतलब 20 और 9 जोड़ा मतलब 18 और 8 जोड़ा मतलब 16। ठीक है, टोटल कितने हो गए 54। कहा क्या रहा है कि एक जोड़ा लाल जूता निकालना है उसको। बात समझ में आई। अब देखो एक जोड़ा लाल जूता निकालने के लिए कह रहा है कितने अधिकतम प्रयास करने पड़ेंगे। अब बात को समझो, अगर उसने हाथ डाला पहली बार में लाल जूता, फिर दूसरी बार में एक लाल जूता, और कह रहा है कि एक एक करके ही निकालना है, ये नहीं कि एक बार हाथ डाला 5 जूते निकाल दिए उसने, एक बार हाथ डालेगा एक ही जूता वो उसको निकलेगा। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है ही नहीं, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। आपसे यूपीएससी ये जांचना चाहता है कि आप जब प्रशासक बनेंगे तो कॉमन सेंस आपके पास है कि नहीं प्रशासक वाली, ठीक है ना। तो चलिए, तो मान लीजिए कि अगर एक बार उसने हाथ डाला और लाल जूता निकल गया, दूसरी बार भी डाला वो लाल जूता निकल गया, यानी कि 2 प्रयास में उसको क्या मिल गया, 2 प्रयास में उसको क्या मिल गया, लाल जूते मिल गए। तो यह प्रयास क्या हुआ, न्यूनतम हुआ ना। इससे कम प्रयास में यह एक जोड़ा लाल जूता नहीं निकाल पाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकतम कितने प्रयास। अब मान लीजिए कि इसकी किस्मत खराब है, निकालता गया जूता और उसमें एक भी इसको लाल जूता नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको एक भी लाल जूता उसमें नहीं मिल रहा है। हाथ डाला उसको मिला सफेद, दूसरी बार डाला उसको मिला काला, ठीक है, और जो भी जूता निकाल रहा है वो बाहर ही रखना है, उसको अंदर नहीं डालना है, इस डब्बे में नहीं डालना है, ठीक ना। तो किस्मत अगर उसकी खराब है तो मान लीजिए कि 18 और 16 कितने हैं, 34 बार हाथ डाला और केवल सफेद और काले जूते ही निकल पाए, लाल एक भी नहीं निकल पाया। अब क्या हो गया, 34 बार में काले और सफेद तो सारे निकल गए ना, बचा इसमें क्या, केवल लाल जूता है ना, सिर्फ और सिर्फ लाल जूते बचे। तो 35वीं बार हाथ डालेगा तो क्या निकलेगा, लाल जूता, और 36वीं बार डालेगा हाथ तो लाल जूता निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब 34 बार उसने हाथ डाला और सारे काले और सफेद निकाली, एक भी उसको लाल जूता नहीं मिला, ठीक है ना। 35वीं बार डाला एक लाल जूता, 36वीं बार डाला एक लाल जूता। उससे ज्यादा प्रयास इसको अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 36 बार से ज्यादा उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, यह अधिकतम प्रयास होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल से हमारा 36 बार प्रयास करेगा तो उसको एक जोड़े लाल जूते निकल जाएंगे अधिकतम प्रयास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वो भी मैथ से रिलेटेड है। देखिए मैं मैथ और रीजनिंग दोनों के प्रश्नों को कराऊंगा और बिल्कुल आसान तरीका से। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई मैं फार्मूला यूज करूंगा, कोई ट्रिक यूज करूंगा। हाँ, थोड़े से बेसिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर परमुटेशन का फार्मूला यूज करना पड़ सकता है, कहीं पर कॉम्बिनेशन का, बस इतना ही करना है। मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को फार्मूला को मैं बता दूंगा। तो चलिए अब कह रहा है 5वां प्रश्न कह रहा है। 5वां प्रश्न आप देखिएगा, कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, मान लीजिए कि कौन सा बल्लेबाज है, विराट कोहली है। क्या है, विराट कोहली है, और विराट कोहली को इंडिया को जिताने के लिए 25 रन बनाने हैं, 25 रन बनाने हैं। तो कह रहा है कि ये जो रन बनाएंगे केवल और केवल छक्का मारकर, चौका मारकर और 1 रन लेकर के इनको बनाना है ना। छक्का मारना है इनको, 4 रन मारना है और 1 रन के माध्यम से इनको टोटल 25 रन बनाने हैं। अब बात को समझो, अब कह रहा है कि कितने तरीके से यह 25 रन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि अनुक्रम मतलब सीक्वेंस जो है इसमें मायने नहीं रखता, यानी कि ये जरूरी नहीं कि चौका मारे पहले या छक्का मारे पहले। कितने भी प्रयास में चाहे चौका मार ले पहले, चाहे पहले छक्का मार ले, चाहे पहले 1 रन ले। तो इसमें सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। तो वास्तव में ये कॉम्बिनेशन का है, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको इसमें लगाना नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए कि कैसे इस प्रश्न को डील करें। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि एक भी छक्का नहीं मारे,
25 रन बनाने के लिए इसको मतलब एक भी छक्का इसने नहीं मारा। तो चौका कितने तरीके से मार सकता है, या तो एक भी चौका नहीं लगाएगा, या एक चौका लगाएगा, नहीं तो दो लगाएगा, नहीं तो 3 4 5 6 चौके से ज्यादा तो ये लगा नहीं पाएगा, क्योंकि 25 रन ही बनाने हैं इसको, 6 चौके 24। और एक बेसिकली फिलर का काम करेगा, भरने का काम करेगा, है ना, क्योंकि चाहे जितने चौके छक्के ये लगा ले, एक रन इनको लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक फिलर का काम करेगा। तो मेन चीज ये है कि चौका कितने तरीके से बना सकता है, और उसके अकॉर्डिंग एक रन ले लेगा ये। मान लीजिए कि इसने एक भी चौका नहीं मारा, तो 25 रन एक एक करके लेंगे ये, ठीक है। मान लीजिए कि एक चौका इन्होंने लगाया, तो बचा 21 रन, तो 21 रन एक एक रन करके ये लेंगे, है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि 6 चौके इन्होंने लगा लिए, तो 6 चौके में 24 रन हो गया, और बाकी एक रन दौड़ के ले लेंगे ये। तो एक क्या है, यहाँ फिलर का काम करेगा, भरने का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो देखिए अब यहीं से हमारा काम हो जाता है आसान, यानी कि जितनी चौका अधिकतम मार सकता है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो उतने तरीके से यह 25 रन बना सकता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि 0 छक्का लिया, एक भी छक्का नहीं लिया। तो चौके कितने तरीके से मार के 25 रन बना सकते हैं, एक तो ये है मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 5 6, और प्लस में एक भी नहीं, तो 6 1 7 हो गया। यानी कि 7 तरीके से चौके मारकर ये 25 रन बना सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर फिलर का काम करेगा। बात समझ में आई। तो यानी एक भी छक्का नहीं मार करके 7 तरीके से ये क्या करेंगे, 25 रन बनाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि एक छक्का इन्होंने लगाया, तो एक छक्का लगाया तो रन अब कितने शेष बचे, 25 में से 6 घटा दीजिए, 19 रन बचे। और 19 रन में मैक्सिमम चौका कितने मार सकते हैं, एक भी नहीं, 1 2 3 4 चौके 16, उसके बाद 3 रन लेकर के ये 25 रन बना सकते हैं एक छक्का मारने के बाद, है कि नहीं। तो कंडीशन के हमारे पास तरीके क्या क्या बचे, या तो एक चौका मारेंगे, नहीं तो या तो एक भी चौका नहीं लगेगा, या तो एक लगेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। तो कितने तरीके हो गए, 5 तरीके, यानी कि यह हमारा क्या हो गया +5, ठीक है। उसी तरह से अगर ये 2 चौके, देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि जितने चौके ये मार सकता है उसमें एक जोड़ देंगे, तो उतने तरीके से ये 25 रन बना सकता है ना। तो दो छक्का इन्होंने मारा, तो 2 छक्का मारने के बाद 12 रन घटा दीजिए, तो 13 रन अब किससे बनाना है, चौके और इक्के से, है ना। तो चौके और इक्के से तो मैक्सिमम कितने चौके ये लगा सकते हैं, 3 4 3 12, 3 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 तरीका हो जाएगा। यानी कि 2 छक्के अगर ये लगाते हैं तो 4 तरीके से ये 25 रन बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़िए, मान लीजिए कि इन्होंने 3 छक्के लगाए, तो रन कितना बनाना बाकी रह गया, 7 रन। 25 में से 18 घटा दीजिए, तो कितना रन बनाना बाकी रह गया, 7 रन, ठीक है। तो 7 रन बनाने के लिए अधिकतम कितने चौके मारने पड़ेंगे, एक। तो हमारे पास तरीके क्या बचे, या तो एक भी चौका नहीं तो एक चौका। अब बाकी जो काम करेगा वो 1 रन कर ही देगा, क्योंकि 1 रन तो हमको ध्यान में रखना ही नहीं, ये फिलर का काम करेगा। छक्के और चौके से जितने रन हम बना सकते हैं उसमें एक को ऐड कर देंगे, उतनी बार एक को ऐड करेंगे तो 25 रन हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 रन बनाना बाकी रह गया, तो या तो यह एक भी चौका नहीं लगा पाएगा, नहीं तो एक चौका, 2 तरीके, ठीक है ना। तो +2 और जोड़ दीजिए। अब उसके बाद अधिकतम यह कितने छक्के लगा सकते हैं, 4, ठीक है ना। तो 4 छक्के अगर ये लगाएंगे
तो चौका लगाने की संभावना कितनी बनती है? एक भी नहीं। तो हमने बताया कि जितने चौके लगाएंगे उसमें एक जोड़ दीजिए तो उतना तरीका हो जाएगा। तो एक भी चौका नहीं लगेगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक ना। एक भी चौका नहीं लगेगा तो इसका मतलब 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो टोटल तरीके गिन लीजिए, 7 5 12 4 16 तो 18 1 19। टोटल कितने तरीके से ये 25 रन बना सकते हैं? 19 तरीके से। ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है? B4 बॉल। इसमें 19 तरीके से आपको क्या होगा? 25 रन बना सकते हैं चौका छक्का और इक्का के माध्यम से। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न काफी मजेदार है। छठा प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है और देखिए बहुत लोगों ने सॉल्यूशन दिया है यूट्यूब पर, बता रहे हलवा सॉल्यूशन है, पूरी सॉल्यूशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रश्न आसान है उसको हलवा कर दिया। कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न मीडियम प्रकार के होते हैं, तीनों तरह के होते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 4 पत्र है। अब चिट्ठी लिखने का जमाना तो चला गया, अब तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से ही बतिया लेते हैं लोग, है ना। तो पहले चिट्ठी लिखते थे, प्रिय मित्र। तो आपके मान लीजिए कि कितने प्रिय मित्र हैं? 4 प्रिय मित्र हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है कि 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे हैं और कह रहा है कि ठीक एक पत्र को सही लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों को लिफाफे में यादृच्छिक रूप से डाला जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। आपके पास दिया गया है 4 लिफाफा, ठीक है, ये लिफाफा की तरह बना लीजिए। और उसके बाद दिया गया है 4 लेटर। क्या दिया गया है? 4 चिट्ठी है। और मान लीजिए कि हम कुछ लिखा गया है ना। चलिए अब कह रहा है कि 4 लिफाफा है और 4 लिफाफों में चारों चिट्ठियों को डालना है और हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है 2। कह रहा है कि यह संभव है कि ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। अब ये आपको पता करना है कि सही है कि नहीं है ना। तो चलिए पहला कथन तो बिल्कुल आसान है। अब भाई मेरे देखो 3 लिफाफे हैं। अब मान लीजिए कि इसका चिट्ठी ये है, इसका चिट्ठी ये है, इसका चिट्ठी ये है, तीनों को सही लिफाफे में डाल दिया जाए तो चौथा लिफाफा पॉसिबल है कि गलत लिफाफे में जाए? कह रहा है कि 3 चिट्ठी है, तीनों चिट्ठी को सही लिफाफे में डाल दिया गया। तो चौथा जो चिट्ठी है, चौथा जो लेटर है वो संभव है क्या कि गलत लिफाफे में जाए? नहीं है। जब 3 सही में चला गया तो ये किसी भी प्रकार से कर लो गलत लिफाफे में जाएगा नहीं, है ना। क्योंकि कम से कम गलत लिफाफे में जाने के लिए 2 चिट्ठी चाहिए, या तो ये इसके में चला जाए या इसके में चला जाए। कम से कम 2 चाहिए तब जाकर के गलत लिफाफे में हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते थे और बाद में आप रिस्क ले सकते थे। यानी कि एक तो तय हो गया कि पहला कथन क्या है? गलत है। तो 2 ऑप्शन हटा दीजिए, उसमें से कौन सा कथन? पहला तो ए और दूसरा सी, यानी कि ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि दोनों में एक को सही दिखा रहा है। तो ए और सी नहीं होगा, बचा बी और डी। रिस्क ले सकते थे, 50-50 का मामला था, लेकिन रिस्क लेना भी नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन देखेंगे, सही होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो फिर रिस्क लिया जाएगा, है ना। तो चलिए अब कह रहा है कि ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें कि केवल 2 पत्र ही सही लिफाफों में जा सकते हैं। अब देखिए ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि ऐसे केवल 6 तरीके हैं। ऐसे केवल कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं जिसमें 2 पत्र सही लिफाफे में जाएंगे और जाहिर सी बात है 2 पत्र किस में जाएंगे? गलत लिफाफे में जाएंगे, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो घबराइएगा मत। मैं जब भी कोर्स लेके आऊंगा, मैं कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा, आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा उससे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप जोड़िए लोगों को, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी।
ठीक है ना। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये 4 लिफाफा है ना, ये 4 लिफाफा है। अब कह रहा है कि 2 को सही में डालना है और 2 को गलत में डालना है, यही कह रहा है ना। और कह रहा है कि ये कितने तरीके से पॉसिबल है, यह कितने तरीके से पॉसिबल है। बात को समझो, 2 सही में जा रहा है। तो अब देखो होता क्या है कि 4 लिफाफे हैं, उसमें से 2 को हमको रैंडमली पिक करना है और उसमें सही चिट्ठी डाल देनी है कि नहीं। मान लो कि इन चारों में से कोई सा भी 2 लिया और उसमें 2 में लेकर के चिट्ठी डाल दिया हमने सही सही। तो कितने तरीके से हम 4 में से 2 लिफाफे को चुन सकते हैं। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2 कंसेप्ट होता है, एक होता है परमुटेशन और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सीक्वेंस मायने रखता है उसमें, सिलेक्शन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट मायने नहीं रखता है, सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। जैसे मान लो कि 1 2 3 कह रहा है कि एक डब्बे में इतना 1 2 3 करके 3 वस्तुएं रखी गई हैं। तो अरेंजमेंट कितने प्रकार से हो सकता है इसका, मतलब सभी को एक साथ लिया जाए तो अरेंजमेंट कितने प्रकार से हो सकता है। तो 1 2 3 को जितने तरीके से अरेंज कर दो, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 3 2 हो गया। इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 फॉर्मूला होता है, मतलब 6 तरीके हो जाएंगे। फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्लास में बिल्कुल फ्री सेशन आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। इसमें बस थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा उसको, है ना। चलो तो टोटल 6 तरीके से इसका अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। तीनों को उठा लो, अरेंजमेंट मायने रखता है क्या, तीनों को एक बार में हाथ डाला, तीनों उठा लिए। तो सिलेक्शन एक बार में हो सकता है और अरेंजमेंट के लिए 6 बार में हो सकता है अरेंजमेंट, 6 तरीकों से अरेंजमेंट हो सकता है इसका, है ना। तो अरेंजमेंट को परमुटेशन कहते हैं और सिलेक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो किसी भी 4 लिफाफे में से किसी को 2 को चुनना है, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, मतलब अरेंजमेंट मायने नहीं रखता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर n वस्तुएं हैं और उनमें से R वस्तुओं को निकालना है, रैंडमली पिक करना है, तो क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया ना। n वस्तुओं में से R वस्तु, मान लो कि ये कोई ड्रम है, इसमें गेंदे हैं, कितनी गेंदे हैं, n गेंदे हैं। n गेंदों में से R गेंद मुझे निकालना है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कंक्रीट एग्जांपल लेना है, तो मान लीजिए कि 4 वस्तुएं हैं उसमें और उसमें से 2 निकालना है मुझे। तो सिलेक्शन हुआ, कोई भी 2 निकाल दो, या तो इसको निकालो, नहीं तो इसको, नहीं तो इसको, कोई भी 2 निकालो। तो टोटल कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, 4C2। ये उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का वो होता है NCR। NCR मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पर 4 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुओं में से 2 का सिलेक्शन करना है, यानी कि 4 लिफाफे हैं, 4 में से 2 का सिलेक्शन करो, उसमें 2 चिट्ठी सही डाल दो, तुम्हारा काम हो जाए, है ना। तो 2 चिट्ठी डालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फैक्टोरियल n है, तो 1 से लेकर के n तक क्या हो जाता है, इसका गुणनफल हो जाता है, यही फैक्टोरियल n का मतलब होता है, ठीक ना। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, फिर फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 गुना 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लो कि हम कर रहे हैं फैक्टोरियल 5, तो 1 से लेकर के 5 तक की जो अंक है उसका गुणनफल हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, है ना।
तो 4C2 हमारा यहाँ पर ये हो गया। तो अब देखो 2 दूना 4 तक है, तो टोटल कितने तरीके से चुन सकते हैं? 4 में से 2 लिफाफे 6 तरीके से, और 6 तरीके से चुन सकते हैं, और उन 2 लिफाफों में डाल दो सही चिट्ठी, तुम्हारा काम हो गया। तो एक तो हो गया ये कि हमने इतने तरीके से क्या किया कि 2 लिफाफे चुने और उसमें सही चिट्ठी डाल दिए, और बाकी जो 2 लिफाफे बचे उसमें गलत चिट्ठी। तो देखो 6 तरीके से हम सही चिट्ठी को डाल सकते हैं। कितने तरीके से डाल सकते हैं? 6 तरीके से। 4 में से 2 चुन लिया, 6 तरीके से। गलत कितने तरीके से डाल सकते हैं? मान लो कि ये हमने 2 को सही में डाल दिया, तो गलत डालने के लिए बाकी जो भी 2 लिफाफे बचे हैं उनमें गलत चिट्ठी डालने के लिए तुम्हारे पास एक ही तरीका बचेगा। इसको हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। जो गलत जगह पर गलत सामान रखा जाता है उसको डी अरेंजमेंट कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके पीछे जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता दूंगा, ध्यान में रख लेना, रखने की जरूरत नहीं है। जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट सब मैं बताऊंगा, है ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास 2, मान लो कि ये हो गया, 2 में सही डाल दिए, तो गलत कितने तरीके से डाल सकते हैं? एक ही तरीके से, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, क्योंकि अगर इसका इसमें डाल दिया मतलब सही में डाल दिया तो दूसरा वाला भी सही में जाएगा। तो एक ही तरीका बचता है जिसमें गलत तरीके से तुम चिट्ठी डाल सकते हो। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 6 गुना 1 बराबर 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो एक बार फिर से समझो। अब देखो इसका उत्तर तो 6 ही होगा, मतलब 6 तरीके से वो केवल 2 पत्र को सही लिफाफे में डाल सकता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार फिर समझो, इसको फिर से समझो। हमने कहा सिलेक्शन के लिए फॉर्मूला बताया था NCR, ठीक है, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ निकालना हो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? NCR तरीके से। फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो 4 में से तुम 2 चिट्ठी कोई सा भी उठा, सॉरी 4 में से 2 लिफाफा कोई सा भी उठा लो, उसमें सही चिट्ठी डाल दो, है ना। तो 4 में से 2 लिफाफा कितने तरीके से चुन सकते हो? 6 तरीके से, हमने देखा था अभी। 4C2 है ना। फिर बचा 2 लिफाफा। मान लो कि पर्टिकुलर केस लेते हैं कि ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, 2 तो गलत में जाएगा ना, केवल 2 ही तरीका कहा जा रहा है कि मतलब 2 ही लिफाफे में कहा जा रहा है कि सही चिट्ठी जाएगा, ठीक है। तो 2 में गलत जाएगा, तो मान लो कि ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो एक ही तरीके से वह 2 लिफाफे में गलत चिट्ठी भेज सकता है। और 2 लिफाफे में सही चिट्ठी कितने तरीके से भेज सकता है? 6 तरीके से। तो कुल कितने तरीके हो गए? 6 गुना 1 बराबर 6, ठीक है ना। अब चलो डी अरेंजमेंट देख लेते हैं। बात जब डी अरेंजमेंट की आई तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। अब इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं परीक्षा में तो आप आसानी से कर लेंगे। ये तो मान लीजिए कि 4 था, 5 चिट्ठी, 5 लिफाफे 5 चिट्ठी, 6 लिफाफे 6 चिट्ठी, ऐसे दे दिया जाए। तो मान लीजिए कि कह रहा है कि अगर 6 चिट्ठी है और 6 चिट्ठी में 3 चिट्ठी सही लिफाफे में, 3 चिट्ठी गलत लिफाफे में जाएगा, ठीक ना। तो गलत वाले जो होते हैं ना उसको डी अरेंजमेंट कहते हैं। तो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला ये होता है डीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर का मतलब आपको मैंने बताया था 1 से लेकर के r तक का गुणनफल इनटू 1 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 1। इस करने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 4 करते करते -1 का पावर r इनटू 1 बटा फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट का, है ना। और अरेंजमेंट मतलब सिलेक्शन का कौन सा तरीका होता है? NCR। बात समझ में आई? तो अगर कह रहा है कि n वस्तुएं हैं यानी कि n लिफाफे हैं जिसमें से r लिफाफे में सही चिट्ठी जा रही है और बाकी जो बचा हुआ लिफाफा उसमें गलत चिट्ठी जा रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सही चिट्ठी के लिए NCR, है ना। हमने देखा था सही चिट्ठी डालने के लिए NCR, और गलत चिट्ठी बचा कितनी चिट्ठी? n माइनस r। तो d इंटू n माइनस r ये गलत चिट्ठी जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा NCR इंटू DN माइनस R। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि
मान लीजिए कि एक लड़का है, उस 6 दोस्त को वह चिट्ठी भेज रहा है, तो मान लीजिए कि उसने 3 चिट्ठी सही लिफाफे में डाल दी और 3 चिट्ठी गलत लिफाफे में डाल दी। तो इस तरह के कितने तरीके संभव है? जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर प्रश्न जो है वो भी काफी आसान है, ठीक है ना। ये देखिए यूपीएससी के सीसैट में जो 2023 में प्रश्न पूछा गया था, मेनली 2 चीज पर फोकस था। एक तो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रश्न थे, दूसरा प्रश्न था आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है ना। मेनली 2 चीजों पर फोकस था इसका। तो चलिए 7वां प्रश्न जो है वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। कहा क्या रहा है कि 85 गुना 87 गुना 89, 85 गुना 87 गुना 89 गुना 91 95 96, 91 95 और 96 ये संख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 100 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो भाई मेरे देख लो, कोई भी संख्या अगर है तो सबसे पहले तो ये टेस्ट कर लो कि उसके अंत में कितने जीरो आ रहे हैं। अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो 100 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो पहली संभावना देख लेते हैं कि जीरो आ रहा है क्या, ठीक ना। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुना 5, इसको छोड़ दो 87, इसको भी 89 को छोड़ दो, ठीक है ना, और इसको 91 को भी छोड़ दो, ये 19 गुना 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 24 गुना 4। हम 4 इसलिए लिखे क्योंकि 5 5 25 हमको मिल गया। अब हमें देखना था कि 4 कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 4 हमें यहाँ से मिल गया। यानी कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 17 गुना 87 गुना 89 गुना 91 गुना 19 गुना कितना 5 5 25 गुना 100। अब इसमें 100 से भाग लगाओगे मेरे भाई तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, शेष बचेगा नहीं। 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी शेषफल प्रमेय से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। कह क्या रहा है कि 57242 है और इसके पावर में दे दिया गया है क्या 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इकाई अंक के लिए फिर इसके इकाई अंक पर ही फोकस करो, बाकी क्या है उसको भूल जाओ। चाहे मतलब करोड़ों में संख्या दे दे, कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक निकालना है तो हमको इसके इकाई अंक पर ही फोकस करना पड़ेगा। शेषफल प्रमेय का बेसिक है। जब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो इसके लिए सीरीज में लेकर के आऊँगा, आप उस पर देख करके बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर टारगेट हमारा क्या रहेगा, इसका इकाई अंक रहेगा। इससे पहले चाहे जितना भी कुछ दे ले उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो किसी भी संख्या का एक साइकिल होता है। अब इकाई अंक पूछा है तो जाहिर सी बात है इस इकाई अंक पर हम फोकस करेंगे। तो इकाई अंक में केवल एक ही अंक होता है और वह अंक क्या हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है। 0 होगा तो 0 का पावर चाहे कुछ भी ले लो वह अंत में 0 ही आएगा, है ना। तो 0 को हटा दो, हम 1 से लेकर के 9 तक पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इसका साइकिल क्या होता है। साइकिल कहने का मतलब ये होता है कि इसी संख्या को इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 9 को 9 में गुणा करेंगे तो कितनी बार गुणा करने पर लास्ट में फिर से एक बार 9 आ जाए, है ना। तो उसका साइकिल होता है। तो देखो 1 का साइकिल 1 ही होगा क्योंकि 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर लो, 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर लो वो हमेशा लास्ट में क्या आएगा 1। तो 1 को देखना ही नहीं है। अब देखते हैं 2। तो 2 को देखो, 2 को 1 बार गुणा करोगे, 2 को 1 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 को 2 बार गुणा करोगे क्या आएगा 4। 2 को 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा 8। और 2 को 3 बार, 2 को 4 बार गुणा करोगे आएगा 16। यानी कि ये 2 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, ठीक है। अब फिर से जब 2 का पावर 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 16 गुना 2 बराबर 32। अब देखो इकाई अंक 2 से शुरू हो रहा है, 2 4 8 16, उसके बाद फिर से यह 2 आ रहा है, यानी कि 2 4 8 6 और 6 के बाद फिर से 2 और उसके बाद फिर से रिपीट होगा। यानी कि 2 का पावर अगर 6 करते हो तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर
सॉरी 2 के पावर 2 बराबर 4, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का पावर अगर 7 करते हो तो 128 यानी कि 8 आ रहा है, और 2 का पावर 8 करेंगे तो 256 6 आएगा। यानी कि 4 के बाद 2 का पावर 4 है, उसके बाद चाहे जितना पावर हो, 4 के बाद ये संख्या इकाई अंक वाली रिपीट हो रही है। बात समझ में? 4 बार गुणा करने के बाद यह संख्या रिपीट हो रही है, तो 2 का साइकिल क्या हो गया 4। तो कहने का मतलब ये है कि पावर में चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाए, अगर 4 से भाग लगाने के बाद शेषफल कुछ भी बचे तो उस शेषफल का इसका पावर बना लेंगे, और जो भी इकाई अंक में आएगा वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा, है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको गुणा कर दो, 9 7 63 5 315 आती है 945, गुना करोगे तो 945। ये आसान था इसलिए गुणा कर सकते हो उसको। 4 से भाग लगाओगे, इसमें शेष 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो 4 से भाग लगाने के बाद जब शेष 1 बचेगा तो 2 का पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2 इकाई अंक में आएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि सीधे 945 में 4 से भाग लगाओ, 1 शेष आया, 2 का पावर 1 बराबर 2। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई कि 4 से सब में भाग लगाते जाओ। देखो घबराना नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए एक अलग से सेशन लेके आऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे इसको। तो देखिए 2 का पावर 9 में 4 से भाग लगाया 1, गुना 7 में 4 से भाग लगाया 3, 5 में 4 से भाग लगाया 1, और 3 में 4 से भाग लगाया तो 3 खुद बचेगा, यानी कि 2 का पावर 9, और 9 में फिर से 4 से भाग लगाओगे तो 2 का पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 9 में 4 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 1। ठीक ना, तो अंत में क्या आ जाएगा? तो अब ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है कि नहीं सर हमको 1 ही या 2 ही लेना है, तो उसके लिए क्या करना है कि देखो शेष हमेशा हालांकि धनात्मक होता है, लेकिन सुविधा के अनुसार हम ऋणात्मक भी मतलब नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 9 में भाग दिया, क्या आ गया? 1, शेष 1 बचा। 4 गुना 8, 7 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में अगर ले जाते हैं तो शेष हमारा -1 हो जाएगा। अगर हम 1 बार में ले जाते हैं तो 4 3 7, 2 बार में लेंगे तो 4 दूनी 8 -1, है ना। चलो 5 से भाग लगाया 1 बचा, 3 में भाग लगाया फिर से -1, तो कितना आ गया? और 1 को तो छोड़ दो, गोली मार दो उसको, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो -1 गुना -1 कितना बचा? 1। तो 2 के पावर 1 बराबर 2। तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? A। उत्तर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए समय बहुत ज्यादा कीमती है। चलो कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई है, A B C और D E F, दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, और कह रहा है कि A B C D E F ये जो 6 संख्याएं हैं 1 अंक की हैं, और कह रहा है कि भिन्न है और शून्येतर है। भिन्न का मतलब ये नहीं कि P बटा Q वाला, भिन्न मतलब अलग अलग है। A B C D E F क्या है? अलग अलग है, और क्या है? इनमें से कोई भी 0 नहीं है। बात समझ में आया? चलो तो कह रहा है कि A B C और D E F सभी अलग अलग हैं और उनमें से कोई भी 0 नहीं है, और इन सबको जोड़ने के बाद A B C D E F को जोड़ने के बाद हमारा जो है जोड़ है, सम जो है 11 11 आ रहा है। तो कह रहा है कि A + B + C + D + E + F का मान क्या होगा? तो भाई मेरे समझो, यह 0 और 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब C और F का वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकता। लास्ट में 1 लाना है ना, तो 1 लाने के लिए क्या होगा? या तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 11, नहीं तो 21। 21 हो नहीं सकता है। 21 क्यों नहीं हो सकता है? कि चाहे 1 अंकों की 2 संख्या कितनी बड़ी से बड़ी ले लो, वो 20 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो कि 2 अंकों की संख्या मतलब 1 अंकों की 2 संख्या ले लिया 9 9 18, तो कभी भी यह 18 से ज्यादा नहीं होगा। 2 1 अंकों की संख्या लेते हैं, उनको जोड़ते हैं तो 18 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमें इकाई अंक में 1 लेना है, तो हमारे पास 2 पॉसिबल मान बचते हैं, या तो 0 1 नहीं तो 11। 0 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि C और F में से कोई भी 0 नहीं है, है ना। तो नहीं है,
तो अगर मान लीजिए कि एक लाना होगा तो इसमें से किसी न किसी एक को 0 मानना पड़ेगा, दूसरे को 1 मानना पड़ेगा। तो ये भी संभावना खत्म हो जाता है कि C प्लस F क्या होगा, 1 होगा। तो एक ही संभावना बचती है कि C प्लस F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 11। C प्लस F हमारा क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो B और E, लास्ट में इकाई अंक में 1 है, तो वहीं से हमारी समस्या फिर से शुरू हो गई। अब चूंकि इसमें एक जो है हासिल भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि C और F 11 है, तो 11 है तो इसका जो कैरी ओवर है इसमें जुड़ेगा। जोड़ जानते हैं ना, मान लीजिए कि 8 7 5 6 5 3 5 6, ठीक है ऐसे। तो 6 5 अगर 11 आ गया तो इस एक को क्या करेंगे, इसमें जोड़ते हैं ना, 7 5 12 1 13, और फिर जो 13 आया इसमें एक फिर से जोड़ देते हैं, 8 6 14 1 15, ऐसे करते हैं ना। तो उसी तरह से C और F का जब जोड़ 11 आया तो इसमें से एक हासिल जो बचा इसमें B और E के जोड़ में जोड़ेंगे उसको, है ना। तो B और E चूंकि हमको पता है कि 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 1 भी नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या जोड़ें कि 11 आएगा, क्योंकि B और E का मान 11 ही आना चाहिए। चूंकि एक पहले से जोड़ा गया है तो B प्लस E का मान 11 ही होना चाहिए, लेकिन एक पहले से जोड़ दिया गया है इसलिए B प्लस E कितना हो जाएगा, 10, है ना। लास्ट में 11 क्यों, क्योंकि 0 1 और 21 तो नहीं हो सकता है, होगा 11, और 11 के लिए एक पहले जोड़ दिया गया है, यानी कि B और E लाने के लिए 11 में से एक घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 10, यानी कि B प्लस E 10 हो गया, और ये 11 के लिए 1 है। ठीक है, चलो उसी तरह से A प्लस D को भी 11 लाना है, तो कहने का मतलब है कि A प्लस D भी उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आया, जिस तरह से B और E 10 आया उसी तरह से A और D भी हमारा 10 आ जाएगा। जोड़ दो तीनों को, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बराबर क्या हो जाएगा, A और D हमारा 10 है, यानी कि A और D हमारा 10 है, प्लस B और E हमारा 10 है, और C और F हमारा क्या है, 11 है, यानी कि टोटल इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 31। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D फॉर डॉग, डॉग मतलब 31, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो, ये कौन सा सवाल था, 8वां था शायद, 9वां नंबर सवाल था, ठीक है ना। चलो अब 10वें नंबर सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है, तो D के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या है। देखो ये कॉमन सेंस का सवाल है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीएससी जो है आपका कॉमन सेंस जांचती है, आपका गणित नहीं जांचती है ना। नॉलेज आपका पर्याप्त इतना होना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस कब लगाएंगे, आपके पास कुछ इनपुट होगा तब तो, और वही इनपुट की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, 53 क्वेश्चन थे, 30 से 35 क्वेश्चन केवल आप कॉमन सेंस लगा करके कर सकते थे, और 35 क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो 27 ही तो करने हैं, क्वालिफाइंग है ये, ज्यादा करने नहीं है आपको, है ना। तो 27 करने हैं, अगर 35 क्वेश्चन भी आपने कर लिया, 1-2 गलत भी हो गए, फिर भी आप पास हो जाते अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पर हाथ नहीं भी लगाते तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। चलिए, तो कह रहा है कि D 3 अंकों की संख्या है, और कह रहा है कि इस संख्या के और इसके जो अंकों का जो जोड़ है उसका अनुपात लघुत्तम है। तो संख्या मान लो क्या है, XYZ है। तो अगर मान लो कि 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लो 1 2 3, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 मत लिख लो, 2 4 5 लिख दो। तो कैसे लिख सकते हो, 100 गुना 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। जो सैकड़े का स्थान था उसे 100 से गुना कर दो, जो दहाई के स्थान पर उसे 10 से गुना कर दो, जो इकाई के स्थान पर है उसको 1 से गुना कर दो, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो XYZ को हम ऐसे ही लिख देते हैं, कैसे, 100 गुना X प्लस 10 गुना Y प्लस
1 गुना जेड, तो 1 गुना जेड लिखने की जरूरत नहीं है, जेड लिख दो। और बटा में कह रहा है कि इसके अंकों का योग, जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड एक अंकों की संख्या होगी, ठीक ना। तो एक अंकों की संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक, ये होगा ना। तो देखो कह रहा है कि यह अनुपात मिनिमम होगा। तो भाई मेरे बात को समझो, अगर x के जगह पर क्या रखेंगे, सबसे कम रखेंगे, मिनिमम तभी होगा ना कि यह सब कम हो और ये ज्यादा से ज्यादा हो। इसको कम से कम बनाने के लिए x के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 तुम रख नहीं सकते हो। हमने क्या कहा कि इसको मिनिमम रखना है, इसको मैक्सिमम रखना है। तो मिनिमम करने के लिए x के यानी कि सैकड़े का स्थान पर कम से कम मान वाली संख्या रखनी है। अब 9 रख दिए तो मान लो कि 945 हो जाएगा, तो ये कम नहीं होगा ना, 145 कम है ना भाई मेरे। अब कहोगे कि सर 0 क्यों नहीं रखेंगे, 0 रख दोगे भाई 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए कम से कम x का मान क्या रखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, x बराबर 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गया कि x के जगह पर हमको 1 रखना पड़ेगा। चलो अब इसको हमने न्यूनतम तो बना दिया, इसको अधिकतम बनाना है। देखो x का मान तो तुमने 1 रख लिया, लेकिन जब इसको अधिकतम बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकतम वैल्यू को ऐड करोगे, अधिकतम वैल्यू को ऐड करेंगे। तो अधिकतम वैल्यू ऐड करने के लिए जेड को क्या मान लो, अधिक से अधिक मान लो, तो जेड बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड को अधिकतम बनाने के लिए अधिकतम संख्या का योग लेना पड़ेगा। तो अधिकतम संख्या एक अंकों वाली कौन सी है, 9। तो ये भी हमें पता चल गया कि जेड की जगह पर हमें 9 रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो अंतर निकाल लो, 9 में से 1, यही कह रहा है ना कि सैकड़े के स्थान पर इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका अंतर क्या होगा। तो अंतर हो जाएगा भाई मेरे 9 - 1 बराबर 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 कैट मतलब 8, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, 14 नंबर देखो, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14, ये भी काफी मजेदार सवाल है और इसमें कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस का सवाल है। अगर आपके पास है तो आप सवाल को कर लेते हैं, है ना। चलिए तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जो कि उम्मीद है कि आपके पास उतना कॉमन सेंस है ना। चलिए तो कह रहा है कि PQRST 5 धन पूर्णांक है और कह रहा है कि इनमें से 3 इवन है और 2 ऑड है। 3 क्या है, इवन है, और 2 क्या है, ऑड है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये जो PQRS है उसी क्रम में है, मतलब PQRST, ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी PQR पहले आया ST बाद में आया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो तो PQRST क्या है, जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन क्या है, पहला कथन कह रहा है कि P + Q + R + P + Q + R - S - T, यह क्या कह रहा है कि यह निश्चित रूप से सम है। तो देखो एक चीज को समझो, 2 सम संख्याओं का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। उसी तरह से 2 विषम संख्याओं का जोड़ या घटाव, ये बेसिक है आपके नंबर सिस्टम का, ठीक ना। 2 विषम संख्याओं का जोड़ या घटाव ये भी क्या होता है, सम होता है। तो बात को समझो मेरे भाई, कह रहा है कि इसमें से 2 विषम है, तो ठीक है कोई भी मान लो ना विषम है, उनका जोड़ ले लो। अगर मान लो कि P को विषम लेते हो और T को विषम लेते हो तो इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो 2 विषम संख्या का घटाव भी क्या हो जाएगा, सम हो जाता है। और 2 विषम, मान लो कि P और Q क्या है, विषम है, तो इनका भी जब जोड़ लोगे तो भी सम आएगा। और बाकी 3 तो सम है ही है। तो इस हिसाब से कोई भी 2 विषम ले लो, उनका क्या आ जाएगा, जोड़ या घटाव सम आएगा। और बाकी 3 संख्या सम है, तो चाहे जितनी सम संख्या को जोड़ लो वह सम संख्या ही आएगा। तो इस हिसाब से यह क्या होगा, निश्चित रूप से सम संख्या होगा, यानी कि इवन नंबर होगा,
क्यों होगा कि 3 तो इवन है ही और बाकी 2 ऑड है, तो 2 ऑड नंबर का सम ले लो या डिफरेंस ले लो, हमेशा क्या आ जाएगा, इवन आएगा। ठीक है ना, तो इवन प्लस माइनस इवन बराबर इवन। ठीक है, चलो अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2p प्लस क्यू, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस 2, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t, क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से विषम है। तो इसको भी जांच लेते हैं। 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t निश्चित रूप से क्या है, विषम है। इसको भी जांच लेते हैं। देखो इसमें से 3 जो संख्याएं हैं उसमें 2 से गुणा किया गया है, ठीक ना। अब निश्चित रूप से कहा रहा है, तो कहने का मतलब है कि देखो अगर हम एक भी ऐसा कंडीशन निकाल ले इसमें जो ये सम हो जाए, तो स्टेटमेंट तो 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम एक ऐसा संभावना तलाशने का प्रयास करेंगे जिसमें से ये संख्या क्या आ जाए, सम आ जाए, ठीक ना। चलो तो मान लो कि Q और T क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं गया है कि कौन सम है कौन विषम है, ठीक ना। तो मान लो कि Q और T विषम है और ये तीनों सम है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 से गुना कर तो सम ही रहेगा। तो 3 सम संख्याओं का योग या डिफरेंस, जो जोड़ या घटाव क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, और 2 सम विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। तो सम प्लस सम बराबर सम। तो यहां पर एक संभावना हमें ये मिल गया कि यह सम संख्या हो सकता है। सम संख्या क्या है, यह हो सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 की निश्चित रूप से विषम होगा, यह गलत है। अगर ये कहता कि विषम हो सकता है तब तो सही होता है, लेकिन कह रहा है कि निश्चित रूप से क्या है, विषम है। तो निश्चित रूप से तो नहीं है, क्योंकि सम हमने देखा कि यहाँ पर सम संख्या हो सकता है, क्योंकि मान लो कि Q और T क्या है, विषम है। विषम और विषम को जोड़ेंगे सम आएगा, और ये बाकी 3 तो सम संख्याएं हैं ही, तो सम संख्याओं का चाहे जितनी सम संख्या ले लो उसका जोड़ हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए स्टोरेज थोड़ा सा खत्म हो रहा है फोन का, मैं फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए मेरे ऊपर, तो मैं सारे सेटअप भी कर लूँगा। उसके बाद 2 घंटे का भी 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है। तो इसलिए अभी मजबूरी है कि 1 सवा घंटा से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा फोन में। फोन से ही ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अभी, ठीक है। ये भले वीडियो की क्वालिटी खराब हो, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलो, कह रहा है कि अभाज्य संख्या P और भाज्य संख्या C। कह रहा है कि 2 संख्याएं, एक संख्या अभाज्य है P मतलब कि प्राइम नंबर है, और C क्या है, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। अब कह रहा है कि 3 कथन दिया है। 3 कथन में क्या दिया है, P प्लस C बटा P माइनस C। कह रहा है कि सम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक भी कंडीशन ढूंढ ले कि अगर सम हो जाए तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत आसान सा तरीका है, कोई भी रैंडम वो ले लो नंबर, 2 और 6 ले लो। तो 6 2 8 और 2 माइनस 6 मतलब 8 बटा माइनस 4 बराबर क्या, -2। सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये मत कर देना कि -2 ऐसा, -2 भी सम संख्या होता है, -4 भी सम संख्या होगा, ठीक है ना। चलो, तो एक कंडीशन हमें मिल गया कि यह सम संख्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि P प्लस C बटा P माइनस C क्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। तो सही हो गया, तो इसका मतलब B गलत हो गया। चलो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2P प्लस C विषम हो सकता है, विषम हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर एक भी कंडीशन अगर हमें मिल जाएगी विषम हो जाएगा तो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि P प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है कि जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। तो 2 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होता है, 2 को छोड़ करके सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विषम होते हैं।
और विषम को 2 से गुना करोगे तो सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सम संख्या है और सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो 2p तो हमें पता है कि यह क्या है, सम संख्या है। तो कंपोजिट नंबर में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है, जैसे मान लो कि c बराबर तुमने ले लिया 9, 9 क्या है, विषम संख्या है लेकिन कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। तो सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम होता है। सम प्लस विषम बराबर विषम, यानी कि 2p प्लस c विषम हो सकता है कि नहीं। चलो, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि pc विषम हो सकता है क्या, pc विषम हो सकता है क्या। तो एक देख लो, इसका एक कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हो सकता है तो है। अब p प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को विषम प्राइम नंबर है, तो 2 को छोड़कर के सारे प्राइम नंबर क्या है, विषम है। तो मान लो कि 3 तुमने ले लिया एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और c कंपोजिट नंबर, तो 27 ये क्या है, विषम। तो हो सकता है निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भर के डालिए, एकदम लाइक इतना कर दीजिए कि लाइक वाले बटन टूट जाए, और नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ एकदम फोड़ डालेंगे हम, जितने भी परीक्षाएं सबको फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।